नमस्ते। बातें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तरन्नुम अली। दोस्तों, आज हम एक ऐसी फसल की बात करेंगे जिसकी रोटियां खाने में जितनी स्वाद है उतने ही इसमें गुण भी हैं। इसीलिए शायद अक्सर हमारी दादी नानी इस बात पर जोर देती हैं कि बाजरे की रोटी के साथ गुड़ खाएं, क्योंकि इसे खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और खून की कमी भी नहीं होती है। और इसीलिए शायद हमारे देश में बाजरे की खेती बड़े पैमाने पर होती है और इसका मुनाफा भी किसानों को ज़्यादा मिलता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बाजरे की खेती की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए हम आपके महान आभारी। डॉक्टर शुक्ला, जैसे कि मैंने अभी बोला, हम बात करेंगे बाजरे की खेती की। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो बाजरा है हमारे देश में इसका प्रचलन बहुत पुराने टाइम से है। लोग पहले से बहुत ज़्यादा खाया करते थे, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है इसका इस्तेमाल कम हो रहा है। जो दूसरे देश हैं वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा देश जो है वो कम कर रहा है, ऐसा क्यों? पहले हमारे यहाँ गेहूं की पैदावार बहुत कम थी और ज़्यादातर मोटा अनाज जो है उसकी पैदावार हमारे यहाँ अधिक होती थी, इसलिए मोटा अनाज जो है वो खाने का प्रचलन था। जैसे जैसे गेहूं की पैदावार में वैज्ञानिक खेती के आधार पर होने लगी, तो गेहूं, एक तो यह है कि गेहूं से बाजरा जो है वो अधिक महंगा होता है, तो किसान ये सोचता है कि अधिक पैसा बाजरा से मिल जाएगा, इसलिए बाजरा को तो वो मार्केटिंग कर लेता है और गेहूं को खाता है। दूसरे ये है कि जो अन्य प्रदेशों में जब ये जाता है तो अन्य प्रदेश वाले जो है बाजरा चूँकि गर्म होता है इसलिए इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इस जो है वो ठंडे प्रदेशों में ये स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। अच्छा, जब भी हम किसी फसल की खेती की बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए सही मौसम कौन सा है। तो बाजरे की खेती के लिए सही मौसम कौन सा है? देखिए, 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें बाजरा बहुत ही जो है अच्छी तरीके से और अधिक उपज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये उगाया जाता है। अगर हमारी बरसात जो है निरंतर होती रहती है, बीच में गैप नहीं होता है, तो हमें सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसके लिए मिट्टी कौन सी अच्छी होती है? देखिए, इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो है बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। दोमट मिट्टी में भी हम बाजरा की खेती कर सकते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि अगर कोई भी किसान बाजरे की खेती करने के लिए सोच रहा है तो किन बातों का वह ध्यान रखे? देखिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाजरा नहीं बोना चाहिए, और जहाँ जल भराव होता है वहाँ भी बाजरा की खेती जो है वो अच्छी नहीं होती है। बाजरा की खेती के लिए 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वाली वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें बाजरा की खेती जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। और विशेषकर हमारे उत्तर प्रदेश में बरेली मंडल, आगरा मंडल, कानपुर मंडल में जितने भी जनपद हैं इनमें बाजरा की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है और इसकी पैदावार भी वो अधिक मात्रा में लेते हैं। तो जिस हिसाब से इसकी खेती हो रही है, क्या उस हिसाब से किसानों को मुनाफा हो रहा है, उतना फ़ायदा हो रहा है? जो बाजरा है वो चूँकि गेहूं से अधिक महंगा होता है तो इसकी मार्केटिंग जो है हमारी जो है वो अच्छी हमको पैसा देती है, और इसमें जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो लागत इसमें जो लगती है वो गेहूं की अपेक्षा इसमें लागत भी कम लगती है। इसकी खेती के लिए किन उर्वरक तत्वों की आवश्यकता होती है? देखिए, हम जब खेत की तैयारी करते हैं तो इसमें 40 से 50 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, या अगर वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट का हम इस्तेमाल करें। और इसके इस्तेमाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो पहले हम जो है मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई कर लेते हैं। उसी समय हम खाद को अच्छी तरीके से खेत में मिला कर के और उसके बाद 2-3 जुताई देसी हल से करते हैं। जहाँ देसी हल उपलब्ध नहीं है वहाँ पर हम कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं, और प्रत्येक जुताई के बाद जो 3 जुताइयाँ हमको देसी हल से या कल्टीवेटर से करनी है, तो उसमें प्रत्येक जुताई के बाद जो है वो पाटा लगाना आवश्यक है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए।
सर जैसा कि आपने बता दिया, हम कंपोस्ट जो है वो कितनी मिला सकते हैं, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, किस तरह मिला सकते हैं, इसके बाद क्या करे किसान? इसके बाद जो हम बोने की स्थिति में जब हमारा खेत हो जाता है, तो चूँकि बाजरा की दो प्रकार की जातियाँ होती हैं, एक हाइब्रिड और दूसरा देसी। तो यदि हमारी संकर जाति है, जिसे हाइब्रिड कहते हैं, संकर जाति है, तो उसमें 100 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फेट और 40 किलो पोटास की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हमारी जो है देसी जात है तो 50 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फेट और 25 किलो पोटास की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रश्न ये है कि इसको हम किस तरीके से प्रयोग करें। तो इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि नाइट्रोजन जो हम दे रहे हैं उसकी आधी मात्रा, और जो फास्फेट की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा, ये हम कूड़ में जब हम बो रहे हैं तो कूड़ में बोते समय नाई या चोंगा के द्वारा, ताकि डायरेक्ट जो है सीधा बीज के संपर्क में खाद ना आए, नाई या चोंगा से इसको हम उर्वरक को डाल देते हैं और उसके बाद बुवाई कर देते हैं। तत्पश्चात जो हमारा आधा नाइट्रोजन हमने जो बचा करके रखा है, उसको जो है 25 से 30 दिन के बाद जब हम इसको फसल हो जाती है 25 से 30 दिन की, तब इस पर हम जो है उसको टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं। डॉक्टर शुक्ला, आगे भी हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन अभी रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब बाल में फूल आता है उस समय जो है खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, और उस पर्याप्त नमी को बनाए रखने के लिए यदि बरसात नहीं हो रही है तो हमको सिंचाई करना परम आवश्यक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की। डॉक्टर शुक्ला, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बाजरे की बात करी। आपने बताया कि किस तरह की मिट्टी चाहिए, या अगर हाइब्रिड बाजरा है तो किस तरह उसमें कौन सी खाद डलेगी, कितनी उसकी मात्रा होगी, या देसी है तो कौन सी खाद डलेगी, उसकी क्या मात्रा होगी। अब मैं जानना चाहती हूँ, जो बाजरा है वैसे तो कहते हैं कि बहुत हेल्दी है, आपके लिए बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन फिर भी हमने कई बार सुना है कि बाजरे की रोटी खाने से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। तो क्या इसकी भी कोई वजह है इसके पीछे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, बाजरा में एक बीमारी होती है जिसका नाम है अरगट। तो इस अरगट बीमारी में होता क्या है कि जब बाल में दाने पड़ने शुरू होते हैं तो ये दाने जो हैं ये भूरे काले रंग के दाने पड़ना शुरू हो जाते हैं, और इनका जो आकार है गांठ सींग के तरह का आकार, और उसमें गांठें, उस दाने में गांठें सी उभर करके आ जाती हैं दाने में ऊपर से, और जिन्हें हम स्केलेरिया के नाम से कहते हैं। होता क्या है इसमें कि ये जो दाने हैं इसमें बाद में जो है एक हल्का सा, जब हम बाजरा निकाल लेते हैं तो बाजरा निकालने के बाद दानों में जो ये दाना रह जाता है, ग्रसित रोग ग्रसित दाना रह जाता है, इसमें मधुरस निकलता है, और ये मधुरस जो होता है ये पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, और इससे खाने से जो है वो आदमी और जानवर दोनों ही बीमार हो जाते हैं। तो जब ये रोग फसल कटने से पहले लग जाता है, ये रोग ये जिस वक्त बाल बनना शुरू होती है और दाने पड़ना शुरू होते हैं, उसी समय इसमें पूरी बाल में से बीच बीच में जो है ये दाने उभरना शुरू हो जाते हैं और भूरे काले रंग करके हो जाते हैं, और फिर झाड़ू जैसी सींकों का, जो झाड़ू की जो सींकें होती हैं वैसी रचना बना करके, और उसको जो है वो फिर दूर से दिखाई देने लगती हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं कि ये जो रोग है ये दूर से देखने पे भी पता चल जाएगा, ये जो फसल है वो ख़राब हो गई है, इसमें रोग लग गया है, लेकिन फिर भी इसके बाद ऐसा बाजरा, मतलब ये एक तरीके से ख़राब हो चुका है, फिर भी ये मार्केट में कैसे आ जाता है? देखिए, हर बाल में नहीं लगती है ये बीमारी। जिन बालों में ये बीमारी लगी हुई है वो अगर किसान इसके लिए अनभिज्ञ है तो किसान इसके बारे में जान करके और उन बालों को ही जो है निकाल लेता है। उन बालों को निकाल करके या तो उनको जला देता है या मिट्टी में गाड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे पूरे बाजरा का जो हमारा दाना है उसमें ये रोग नहीं आ पाता है। लेकिन जो किसान अनभिज्ञ हैं, वो नहीं जानते हैं, तो ऐसी दशा में ये कभी कभी जो है बाजरा की कटाई हुई, सारी बालें काट ली गई, और जब इसमें से दाना निकाला गया तो उसके साथ ये जो है ये रोग वाले दाने आ गए, और इसीलिए जो है वो हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद ना होकर के
हानिकारक हो जाता है। जो बाजरे के बीज होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसको उपचारित कैसे किया जाता है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, इसको उपचारित करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहले बीज को आप हल्का सा एक पानी से छिड़काव करते जाइए और उसको चलाते जाइए। सारा बीज जब हल्का सा नमी उसमें बीज में पहुंच जाए, तो उसके बाद जब उसके ऊपर हम ये दवा डालेंगे और उसको हम चलाएंगे, तो ये दवा इसके ऊपर जो है चिपकती चली जाएगी। नमी, उसमें पानी की जो नमी होती है उसकी वजह से उसके दाने के ऊपर ये चिपक जाती है दवा, और उसके बाद हल्का सा उसको साए में सुखा करके और उसके बाद इसकी बुवाई कर देते हैं। जब भी हम किसी फसल के बीज तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि जो बाजरा है ये बहुत छोटे होते हैं इसके बीज, तो हम इसके बीज तैयार कैसे करते हैं? क्या हम इसके लिए अलग से फसल लगाते हैं कि ये फसल लगाएंगे तो ये इसके जो बीज हैं वो हमारे अगले साल काम आएंगे? तो इसके बीज कैसे तैयार करते हैं, उसका क्या तरीका होता है? देखिए, बीज जो है वो प्रमाणित एजेंसीज हैं या कृषि बीज भंडार हैं, वहाँ से लें तो ज़्यादा उत्तम होगा। और यदि अगर आप अपना ही बीज बनाना चाहते हैं तो ऐसी दशा में जो स्वस्थ बालें हैं उन बालों को हम अलग निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद उन बालों को हम खूब अच्छी तरीके से सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद फिर उनमें से बीज निकाल करके उसका रसायन के साथ भंडारण करके रख लेते हैं, ताकि उसमें कोई भी कीट ना लगे और बीज हमारा स्वस्थ बना रहे। तो इसमें हम किस रसायन का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, गांव में तो जो किसान जो हैं, अगर उनको बहुत अधिक मात्रा में नहीं बोना है तो वो बीज में जो लकड़ी की राखी मिला करके रख देते हैं, उससे ही कोई कीड़ा नहीं लगता है। और अगर उसमें कहीं ये है तो जिस बर्तन में हम इसको रखें उसको सबसे पहले क्लोरोपाइरीफास से जो है उसको हम शोधित कर लें, तो उसमें क्लोरोपाइरीफास जो है थोड़ा सा क्लोरीफास बाद डाल करके और हम धूप में रख देते हैं उस बर्तन को, तो उसमें जो भी कीड़े लगने की गुंजाइश होती है या उसमें उसके कीड़ों के अंडे या कुछ भी होते हैं वो समस्त मर जाते हैं। और इस तरीके से उसको हम रखें ताकि हवा ना उसमें जाने पाए और जो है वो उसमें कोई कीड़ा जाने की गुंजाइश ना हो। उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ऊपर से उसका मुंह बंद कर देते हैं। अब जो इसका, जैसे कि आप बता रहे हैं, अब जो हमारे बीज हैं वो उपचारित हो चुके हैं, बुआई के लिए एकदम तैयार हैं, तो बुआई कैसे करेंगे हम? बाजरा की बुवाई कूड़ों में ही की जाती है, और बोते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस कूड़ में हमने बीज डाला है उसके बाद जो दूसरा कूड़ हम खोलेंगे तो उस बीज के पड़ने से दूसरे कूड़ में जब बीज पड़ेगा तो उसमें 50 सेंटीमीटर की आपस में दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। तो जैसा कि मैं अभी बता भी चुका हूँ कि पहले जो उर्वरक हमें डालना है वो नाई या चोंगा से, देसी हल में नाई चोंगा लगा करके उस नाई चोंगा में उर्वरक डालते जाएंगे, और बाकी जो है हल के पीछे कूड़ में जो है हम बीज को डालेंगे। तो बाजरे में सिंचाई की कितनी ज़रूरत होती है और कब कब सिंचाई करनी चाहिए? अगर हमारी निरंतर वर्षा में गैप नहीं होता है, बीच में ये नहीं कि मतलब वर्षा हुई और उसके बाद अंतिम समय में जाकर के जो है हमारी बरसात अब नहीं हो रही है, अनिश्चित अवस्था बरसात की हो जाती है, तो ऐसी दशा में ये परम आवश्यक है कि जब बाल में फूल आता है उस समय जो है खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, और उस पर्याप्त नमी को बनाए रखने के लिए यदि बरसात नहीं हो रही है तो हमको सिंचाई करना परम आवश्यक है। तो ऐसी दशा में हमको जो है पहली सिंचाई जैसे ही फूल दिखाई देने लगे बाल पर सिंचाई करनी चाहिए, और उसके बाद 8-10 दिन के बाद एक दूसरी सिंचाई और कर देनी चाहिए। चलिए सर, आपने हमें सिंचाई के बारे में तो बता दिया, अब रह जाते हैं कीटनाशक। तो कीटनाशकों के बारे में मैं आपसे जानूंगी, लेकिन अभी रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिचौलिया या व्यापारी ये समझते हैं कि किसान के घर में इस समय बाजरा जो है तैयार हुआ है और ये हमारे यहाँ लेकर के आएगा तो भाव कम गिरा देते हैं। ऐसी दशा में यदि किसान को भंडारण करने की क्षमता हो तो उसको कुछ समय के लिए रोक लेना चाहिए, और जब भाव बढ़ जाए तब उसको जो है बेचने लाना चाहिए गल्ला मंडी में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की। डॉक्टर शुक्ला, ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें काफ़ी कुछ बताया बाजरे के बारे में। आपने हमें बुआई का तरीका बता दिया, सिंचाई कैसे करनी चाहिए, कब कब करनी चाहिए, ये आपने हमें बता दिया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि बाजरे में रोग कौन कौन से लग जाते हैं आमतौर पर जो लगते हैं। देखिए, बाजरे में मुख्य 3 रोग हैं जो बाजरे के उपज को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भयंकर और हानिकारक रोग है बाजरे का अरगट। ये बीज जनित रोग होता है। बाली में जो है सारे दाने नहीं, बल्कि कहीं कहीं पर बीच में उसमें दाने जो हैं वो भूरे रंग के दाने उभर जाते हैं, और उसमें बाद में जो है इसमें से जो दानों में से जो है वो मधुरस निकलता है, जो जिसके खाने पर जानवर और मनुष्य जो है बीमार हो जाता है। इसके उपाय के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो बीज उपचारित करके बोएं। थीरम या कैप्टान से बीज को उपचारित कर लें, और उसके बाद गर्मी की जुताई अवश्य करें। गर्मी की जुताई अवश्य करें, और फूल आने पर जीरम 80% घुलनशील चूर्ण और या मैंगो जेब घुलनशील चूर्ण 2 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल करके और मशीन से इसका छिड़काव कर दें, तो ये इसका जो है हमारा उपचार हो जाता है। दूसरा जो है हमारा एक बीमारी है कंडुआ, बाजरा का कंडुआ। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें जो है बीज सामान्य से बड़े, जो सामान्य बीज होना चाहिए जो बाल में आता है उससे वो बीज बड़ा हो जाता है, और अंडाकार जो है वो उसकी शेप हो जाती है। और इसमें होता क्या है कि बीज के भीतर पीला चूर्ण पैदा हो जाता है। इसके उपचार के लिए जैसे ही ये अगर जिस बाल में ये दिखाई दे उस बाल को तुरंत निकाल करके और इसको या तो जला देना चाहिए, अथवा इसको जो है मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। इसके पश्चात तीसरी बीमारी एक है बाजरे का हरित रोग। इसमें बालियां जो हैं वो बालियां जब निकलना शुरू होती हैं तो बाली में दाने नहीं पड़ते हैं, बल्कि इसमें हरी पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं, और ये हरी पत्तियां जो है टेढ़ी मेढ़ी होकर के जो है दिखाई देने लगती हैं, झाड़ू के समान जो है आकृति बना लेती हैं। तो इसके लिए भी जो है जीरम 80% घुलनशील चूर्ण जो है 2 किलोग्राम पर हेक्टर की जो है 700-800 लीटर पानी में घोल करके, और यदि हम इसका जो है छिड़काव करते हैं तो इसका हम उपचार कर लेते हैं। खरपतवार इसमें कौन कौन से लग जाते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है? खरपतवार जो है इसमें चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार दोनों ही करीब करीब इसमें उगते हैं, और इसके लिए 2,4-D जो घोल का अगर हम जो है इसमें स्प्रेइंग छिड़काव करते हैं तो उससे हमारे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बढ़िया ये है कि हम रसायन का प्रयोग ना करें और हम निकाई गुड़ाई करें, क्योंकि जब हम कूड़ में बोते हैं तो उस समय बीज हमारा बहुत महीन होता है, कहीं पे ज़्यादा पड़ता है, कहीं पे कम पड़ जाता है। तो ऐसी दशा में कहीं पर तो पेड़ से पेड़ मिल जाता है और कहीं पेड़ से पेड़ की दूरी अधिक हो जाती है। तो ऐसी दशा में जब हम निराई गुड़ाई करेंगे तो एक तो हम खरपतवारों को पूर्णतया नष्ट कर देंगे, दूसरे ये है कि पौधे से पौधे की दूरी जो 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो अगर ज़्यादा घने हैं वहाँ पर जो जितने भी कमज़ोर पेड़ हैं उनको हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से उसको अच्छी तरीके से वायु संचार भी होगा और पोषक तत्वों की उसको पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी, तो पौधा स्वस्थ होगा। पौधा स्वस्थ होगा, बाल स्वस्थ होगी, बाल स्वस्थ होगी तो उसमें बीज भी स्वस्थ होगा। ये जो बाजरे की फसल है इसकी कटाई का सही तरीका क्या है, कैसे करनी चाहिए? देखिए, जब बाल पूर्णतया पक जाती है तो दूर से ही उसका जो है रंग और हो जाती है और ठोस हो जाती है बिल्कुल। उसको अगर हम दबाएंगे तो दबाएगी नहीं, ठोस हो जाएगी, और दाना जो है पका हुआ दाना जो है उसको हम निकालेंगे तो पका हुआ दाना दूर से दिखाई दे जाएगा। जब इस तरीके का हो जाता है तो पेड़ को हम जड़ के पास से काट करके और इसकी जो है इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद फिर इसको कुछ समय के लिए सूखने के लिए हम ढेर लगा देते हैं, और ढेर लगाने के बाद जब ये 10-15 दिन में सूख जाता है तो उसके बाद इसका दाना निकाल लेते हैं। जिस भी किसान ने बाजरे की खेती की है उसकी फसल तैयार हो गई है, अब कटाई भी हो गई है, अब उसे अपनी फसल जो है वो लेकर बाजार जाना है, तो कैसे वो सीधे बाजार जाए जहां उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, और किन बातों का वो ध्यान रखे? सबसे पहले तो उसको ये चाहिए कि हम
ये देखें कि हमारी गल्ला मंडी में हमारा भाव क्या चल रहा है। अगर बिचौलिया या व्यापारी ये समझते हैं कि किसान के घर में इस समय बाजरा जो है तैयार हुआ है और ये हमारे यहाँ लेकर के आएगा, तो भाव कम गिरा देते हैं। ऐसी दशा में यदि किसान को भंडारण करने की क्षमता हो तो उसको कुछ समय के लिए रोक लेना चाहिए और जब भाव बढ़ जाए तब उसको जो है बेचने लाना चाहिए गल्ला मंडी में। डॉक्टर शुक्ला, आपने हमें काफ़ी कुछ बता दिया बाजरे के बारे में। हमारे दर्शक उम्मीद है कि उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। यहाँ पर बुलाने के लिए हम आपके महान आभारी हैं, जिससे किसानों को काफ़ी, मैं समझता हूँ कि लाभ पहुँचेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो टीवी स्क्रीन पर दिए इस पते पर आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।